कृषि कृषि में हमने कल देखा स्थानांतरण कृषि। यह बिल्कुल आदिम तरीके से की जाती है। आज भी इसमें किसी भी प्रकार से मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर उससे आगे की कृषि देखी हमने आदिम निर्वाह कृषि। उसमें मनुष्य एक जगह स्थायी रूप से रहकर कृषि कार्य करने लगता है, पालतू पशु भी अपने पास रखता है। उससे आगे जीवन निर्वाह कृषि आई, तो वह कृषि उसमें कुछ हद तक मशीन का भी काम लिया जाता है और कुछ हद तक मानव श्रम का भी काम लिया जाता है। ऐसी कृषि हम हमारे आसपास के क्षेत्रों में देख सकते हैं। आज की कृषि है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो इस प्रकार की कृषि, इस कृषि ने जीवन निर्वाह कृषि का स्थान लिया है। और इस प्रकार की कृषि विस्तृत बड़े बड़े मैदानी क्षेत्रों में की जाती है या विकसित देशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि, इसकी विशेषताएं देखते हैं हम। इसमें बड़े बड़े खेत होते हैं, या हम कह सकते हैं बहुत विस्तृत बड़े बड़े खेत होते हैं। इनके पास जनसंख्या कम होती है और भूमि अधिक होती है। जिन देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, यानी जनसंख्या दबाव कम होता है भूमि पर, इस वजह से लगभग एक खेत 240 हेक्टेयर से लेके 1600 हेक्टेयर तक एक खेत हो सकता है। इनका इतना बड़ा भूभाग होता है एक व्यक्ति के लिए कृषि करने के लिए। तो ये इस प्रकार की कृषि पूर्णतः तकनीक पर आधारित होती है या मशीनों से की जाती है। हर काम यहाँ पर मशीन के द्वारा किया जाता है। फसल को ओढ़ने से लेकर उसकी पिलाई, उसकी कटाई और निकलाई, सब कार्य मशीन के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें मानव श्रम बिल्कुल कम होता है, तकनीकी श्रम अधिक होता है। और जो प्राथमिक स्थानांतरण कृषि थी उसमें क्या होता था, मानव श्रम अधिक होता था। और इसमें मानव श्रम क्या है, बिल्कुल कम होता है। तकनीकी ज्ञान, तकनीकी विशेषताएं, तकनीकी मशीनों के द्वारा इसका कार्य किया जाता है। जैसे इसमें काम में आने वाली कुछ मशीनें होती है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि मशीनें होती है, जो हम देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से भी। ये देख सकते हैं हम, ये ट्रैक्टर है, इसके द्वारा खेत की बुआई सभी कार्य किए जाते हैं। यह है, इसमें खेत की मिट्टी को समतलीकरण किया जाता है, यानी पीस दिया जाता है इसके द्वारा। ये हार्वेस्टर मशीन है, इसके द्वारा गेहूँ को काटा जाता है। एक तरफ इससे चारा बाहर निकलता है, एक तरफ गेहूँ बाहर निकाले जाते हैं इसके द्वारा। इसमें खुद में भी स्टॉक करने की क्षमता होती है। ये एसिड कंबाइन होती है ये, तो इनके द्वारा इनको काटा जाता है। विस्तृत जहाँ बड़े बड़े भूभाग होते हैं उन क्षेत्रों में इनको काम में लिया जाता है। प्रति हेक्टेयर उपज कम होती है और प्रति व्यक्ति उपज अधिक प्राप्त होती है इस कृषि में। यानी प्रति हेक्टेयर उपज तो कम होगी, जीवन निर्वाह कृषि में प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है, इसमें कम होगी, पर व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, इसमें कम। इस वजह से प्रति व्यक्ति उपज अधिक होगी। मानव श्रम बिल्कुल न्यूनतम होता है, सारा कार्य मशीनों के द्वारा करवाया जाता है। अब हम इसके क्षेत्र देखते हैं, तो क्षेत्र हमने पहले भी घास के मैदान देखे थे, शीतोष्ण घास के मैदान। तो ये बार बार ये घास के मैदान हमारे इन पाठों के अंतर्गत बार बार यही आ रहे हैं। तो इनमें से कुछ मानचित्र में बनाया जा सकता है आपसे। तो उत्तरी अमेरिका में पेरिस घास के मैदान है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में पंपास है, तो वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अफ्रीका में वेल्स है, अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। यूरोप में स्टेपीज क्षेत्र, एशिया वाला, रूस वाला क्षेत्र, उनमें इस प्रकार की कृषि की जाती है।
ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यानी यह इस प्रकार की कृषि सिर्फ विकसित देशों के अंदर की जाती है, क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार की तकनीक उपलब्ध है उनके पास। जब भूमि है, जनसंख्या के अनुपात में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर इस प्रकार की कृषि का विकास हुआ। अब इस कृषि के सामने भी कुछ समस्याएं हो रही है। इन कृषि क्षेत्रों में निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र निरंतर घटता जा रहा है, यानी यह क्षेत्र भी घटता जा रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या दबाव के कारण। इस प्रकार की कृषि करने वाले सभी देश विकसित देश है। यह कृषि यंत्रीकृत व उच्च तकनीकी आधारित है। अगली कृषि है हमारी बागायती कृषि या बागवानी कृषि। बागायती कृषि या बागवानी कृषि, देखो इस कृषि के अंतर्गत पेड़ पौधे से हम फल पत्तियां प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की कृषि का विकास कैसे हुआ? इस प्रकार की कृषि का विकास जब विकसित देश थे तो उनके पास ऐसी जलवायु नहीं उपलब्ध थी ताकि वहाँ पर ऐसे पौधे लगाए जा सके। इस वजह से वह जो देश गुलाम देश थे, विकसित देश थे, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि का कार्य करने लगे और अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए वहाँ पर इस प्रकार की कृषि का कार्य करना की शुरुआत की। तो वह देश निम्न है। इसमें इनका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय देशों को वह जरूरी उपजे उपलब्ध करवाना था जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में ही पैदा हो सकती है। ब्रिटेन वासियों ने भारत व श्रीलंका में चाय के बागान, यानी भारत और श्रीलंका में क्या लगाया? ब्रिटेन वासियों ने चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान एवं पश्चिम द्वीप समूह में गन्ना एवं केलों के बागान विकसित किए। फ्रांस वासियों ने पश्चिम अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ का रोपण किया, यानी इन्होंने इनके पौधे वहाँ पे लगाए। अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। ब्राजील में कई यूरोपीय देशों ने कहवा के बागान लगाए। यह बागान फेजेंडा कहलाते हैं। फेजेंडा कहलाते हैं, यानी फेजेंडा क्या हो, किसे कहा जाता है पूछा जाए तो ब्राजील में कहवे के जो बागान है उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा कहा जाता है। उपनिवेशवाद की संपत्ति के बाद वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व स्थानीय देशों के पास है, और ये स्थानीय देशों में भी वह स्थानीय नागरिकों के पास है। वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे रख लेते हैं और वहाँ की जो वस्तु बचती है, इनके पास जो फल पत्ते उन्हें ये निर्यात कर देते हैं दूसरे देशों में। अब हम देखते हैं बागवानी कृषि की विशेषताएं। विशेषताएं, इसमें भारी पूंजी निवेश तथा उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार पर एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी इस कृषि में उच्च कोटि की तकनीक अपनाई जाती है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी इसमें कार्य श्रमिकों की मानव श्रम के आधार पर किया जाता है। जैसे चाय के लिए पत्तियां तोड़नी होती है तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा? मानव श्रम की आवश्यकता होगी, यानी श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इसमें बहुत ज़्यादा नारियल किसी भी अधिकतर फसलों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें यह एक फसली कृषि है, यानी एक साल में एक ही बार की जाती है या कुछ सालों तक रह सकती है। इनमें उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, यानी इनसे क्या उद्योग आधारित है, यानी उद्योगों के लिए क्या करता है? कच्चा माल
साधन है बागवानी कृषि। आधारभूत साधन है उनके लिए, जैसे चाय के लिए चाय के पौधे, तो ये क्या है, इनके आधारभूत कच्चा माल उद्योग है, यानी वह इसी पे आधारित है ये उद्योग। इनमें उपयोग कच्चा माल मिलता है, इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कहवा, नारियल, केला प्रमुख बागवानी फसलें हैं। इस प्रकार की कृषि इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिण चीन, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपाइंस, श्रीलंका, मध्य अफ्रीका, ब्राजील, फिजी, क्यूबा व हवाई द्वीपों पर की जाती है। बागवानी कृषि का अब कुछ और आधुनिकीकरण हुआ है। इस कृषि के अंतर्गत जिस व्यक्ति की भूमि या खेत वहाँ पे होता है उसका क्या किया जाता है, किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा ठेका लिया जाता है, यानी कुछ साल के लिए या 1 साल के लिए या कुछ समय के लिए। उसके बाद उस व्यक्ति को उसका जो चार्ज होता है वो दे दिया जाता है। उसके बाद उसे जिसने ठेके पे लिया है वही उसमें कार्य करता है, और यह कार्य बड़ी बड़ी कंपनियां भी करने लगी है, यानी अपने लिए कच्चा माल खुद बड़ी कंपनियां भी ढूंढने लगी है और खुद के अनुसार वहाँ पे वह उपज प्राप्त कर पा रही है इन क्षेत्रों में। देखो, इस प्रकार की कृषि मुख्यतः भारत और उसके आसपास के देशों के अंतर्गत की जाती है। तो इसमें देखते हैं, हम पहला देश दे रखा है म्यांमार। म्यांमार कहाँ है, भारत के पूर्व की तरफ, और भारतीय पूर्व उत्तर क्षेत्र, इसमें भी इस प्रकार की कृषि की जाती है बागवानी कृषि। चीन के इस क्षेत्र में, दक्षिण वाले क्षेत्र में। इंडोनेशिया कहाँ है, यहाँ पर इंडोनेशिया में भी की जाती है ये कृषि। फिलीपींस यहाँ पर है, फिलीपींस में भी यह कृषि की जाती है। दूसरा फिजी, फिजी के अंदर यहाँ फिजी है, इसमें भी इस कृषि को विकास हुआ। हवाई द्वीप यहाँ अमेरिका के पश्चिम की ओर। ब्राजील कहाँ है, यहाँ पर ब्राजील के अंदर कृषि की जाती है। मध्य अफ्रीकी देशों के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है, यानी यह कृषि जहाँ पर 100 से अधिक बारिश प्राप्त होती है उन क्षेत्रों में की जाती है इस प्रकार की कृषि। अगली कृषि है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि में पशुओं को पालने का कार्य और कृषि कार्य दोनों साथ साथ किया जाता है। इसमें पशुओं से उन्हें चमड़ा, ऊन, दूध, मांस आदि प्राप्त होता है, साथ में फसल भी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका वाला ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। उत्तर पश्चिमी यूरोप, तो उत्तर पश्चिमी यूरोप कौन सा हो गया, उत्तर और पश्चिमी यूरोप, स्वीडन, ब्रिटेन, फिनलैंड, इन देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यूरेशिया यानी एशिया वाला भाग, उसमें इस प्रकार की कृषि की जाती है। और कुछ शीतोष्ण दक्षिणतम महाद्वीप यानी इन क्षेत्रों में भी यह कृषि की जाती है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अर्जेंटीना, इन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। इस कृषि की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है, दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन एवं चारे की फसलें आदि प्रमुख बोए जाने वाली फसलें हैं। फसलों के साथ पशुओं जैसे भेड़, बकरी, सुअर, मवेशी, मुर्गे आदि को पाला जाता है।
फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं। इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश होती है। कुशल व योग्य कृषक इस प्रकार की खेती को करते हैं। यह कृषि मानकों के समीप की जाती है। इस उत्तम कृषि विधियों तथा उत्तम परिवहन में विश्वसनीय वर्षा से इस कृषि को बड़ी सहायता मिलती है। यानी इस कृषि के अंतर्गत विस्तृत बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, यहीं पे इनके लिए फसल का कार्य किया जाता है और यहीं पे को खुले में छोड़ा जाता है। यानी इनके लिए हर प्रकार की वस्तु लगभग यहीं से तैयार की जाती है चारे के लिए। और इनकी नस्ल सुधार पर मुख्य ध्यान दिया जाता है, अधिक दूध ऊन मांस प्राप्त करने के लिए। इसमें उच्च कोटि के श्रमिक होते हैं। अकुशल श्रमिक इसमें कार्य नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कुशल श्रमिक कार्य कर सकते हैं। अकुशल श्रमिक बागवानी कृषि में कार्य कर सकते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंदर भी कुछ हद तक अकुशल श्रमिक चल सकते हैं, पर इस मिश्रित कृषि के अंतर्गत अकुशल श्रमिक नहीं चल सकते। अगली कृषि है अपनी दुग्ध कृषि। दुग्ध कृषि, इस कृषि का विकास मुख्यतः नगरीय क्षेत्रों के समीप किया जाता है। यानी डेयरी फार्म बनाए जाते हैं इस कृषि के लिए। वह कहाँ बनाए जाएंगे? नगरों के समीप। इस कृषि में पशुओं पर मुख्य ध्यान दिया जाता है और उनमें भी उनके दूध पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी दूध की मात्रा कैसे बढ़ाई जाए, फैट की मात्रा कैसे बढ़ाई जाए। अधिक दूधारू पशुओं को पाला जाता है और नई तकनीक से अधिक दूधारू पशुओं का संरक्षण किया जाता है। दो नस्लों को मिला के नई नस्ल तैयार की जाती है। इससे दूध की उपज अधिक बढ़ेगी और नगरीय क्षेत्रों में दूध की मांग अधिक होती है। इसलिए इस कृषि का अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। दूध धोने से लेकर उसे परिष्कृत करने तक का कार्य कौन करता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है। उन्हें डिब्बा बंद करने का कार्य, पैकिंग करने का कार्य सभी मशीनों के द्वारा किया जाता है। बड़ी संख्या में पैकिंग की जाती है दुधारू पशुओं के दूध की। इस क्षेत्र में समीप के क्षेत्रों में इसे फिर पहुंचाया जाता है, उसके लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो इससे ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रख सकते, इसलिए इसमें रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होती है। तो इसमें लागत अधिक आती है, यानी यह अधिक पूंजी निवेश करनी होती है इस उद्योग के लिए। इस प्रकार के उद्योग विकसित देशों में विकसित हुए हैं। जैसे कुछ देश है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी फार्म ने उद्योग का रूप ले लिया है। हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहा जाता है। अगली कृषि है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि यह भी एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इस ट्रक कृषि के अंतर्गत कार्य किया जाने वाला यह क्षेत्र भी कौन सा होता है? नगरीय क्षेत्रों के समीप, महानगरों के समीप वाला क्षेत्र होता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें साग सब्जियों की फसल लगाई जाती है और वह पैदा की जाती है। साग सब्जियों की फसल पैदा की जाती है। इस फसल का ट्रक कृषि का नाम इसलिए रखा गया, जब हम फसल तैयार होने के बाद उसे पैक करके नगरीय मंडी या नगरीय क्षेत्रों में बेचते हैं तो ट्रक के द्वारा एक रात में तय की जाने वाली दूरी को ट्रक कृषि कहा जाता है। यानी यह सब्जियां 3-4 दिन के लिए नहीं रखी जा सकती, खराब हो सकती है। इस वजह से अधिकांश फसलों को उसी रात अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसलिए इस कृषि को क्या नाम दिया गया? ट्रक कृषि नाम दिया गया। इस कृषि की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि आधुनिक समय में वर्तमान
मानसून में नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है तो वहाँ पर इस प्रकार की कृषि या तो बिल्कुल नगण्य होती है और होती है तो उससे वहाँ की आवश्यकताएं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इस वजह से इनके नगरीय क्षेत्रों के पास इस प्रकार की कृषि का विकास हुआ है और यहाँ से ताज़ा सब्जी रोज रात को यहाँ से निकल जाते हैं ट्रक और मंडी तक गंतव्य स्थान तक वहाँ पहुँचा देते हैं। सुबह वहाँ से थोक व्यापारियों से फुटकर व्यापारियों इन सब्जियों को अपने बाजार क्षेत्रों में ले जाते हैं और वहाँ से वह बेच देते हैं उनको। तो सभी के पास ताज़ा सब्जियाँ ऐसे इस कड़ी के माध्यम से प्रतिदिन पहुँचती रहती हैं। ट्रक कृषि का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सब्जी पहुँचाने का उद्देश्य पूर्ण करना है। दूसरा, भारत जो एक विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है उसमें अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। इस वजह से सब्जियों की मांग अधिक बढ़ी है, ताज़ा सब्जियों की। सर्वप्रथम इस प्रकार की कृषि का शुभारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। तेजी से बढ़ते महानगरों व औद्योगिक क्षेत्रों में ताजे सब्जियों की मांग अधिक होने के कारण इस प्रकार की कृषि का तेजी से प्रसार हुआ। इस कृषि का नगरीकरण से गहरा संबंध है। भारत में नगरीकरण तेजी से बढ़ा है। अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, इसलिए देश में बढ़ती सब्जियों की मांग के कारण इस प्रकार की कृषि का तेजी से विकास हो रहा है। यानी से नगरीय क्षेत्रों में सब्जियों की अधिक मांग होती है। हर व्यक्ति ताज़ा सब्जियां ताज़ा खाना खाना पसंद करता है। दूसरा, भारत ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है उसमें तो मुख्यतः शाकाहारी व्यक्ति अधिक है। इस वजह से सब्जियों की मांग भी अधिक है। अगली कृषि है अपनी फलोद्यान कृषि। अगली कृषि है फलोद्यान कृषि। तो इसमें फल और फूल दोनों की कृषि की जाती है। इस कृषि को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक भी होते हैं। यह फल और फूल हर प्रकार के मौसम या भौगोलिक क्षेत्र में नहीं हो पाते हैं। इनको भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार के कृषि यह कृषि भी ट्रक फार्मिंग कृषि या ट्रक कृषि की तरह ही है। यानी इसमें भी ट्रकों के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में फल उसमें पहुँचाए जाते हैं। ट्रकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में ले जाया जाता है। नगरीय क्षेत्रों में इनकी अधिक मांग होती है। नारियल, केला, सेब, नाशपाती, अंगूर, फूल, गुलाब, गेंदा आदि इनकी अधिक मांग होती है इन क्षेत्रों में। अब हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में अधिक उपज होती है। इनकी फलों व फूलों की मांग नगरों में अधिक होती है। विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम, नारियल यानी जो 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र है उनमें इस प्रकार की कृषि की जाती है। फिर अगला है शीतोष्ण क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब, नाशपाती तथा यानी 23.5 से 66.5 उत्तरी अक्षांश, 23.5 से 66.5 दक्षिणी अक्षांश के बीच वाले भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। उनमें सेब, नाशपाती आदि फल प्राप्त किए जाते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर आदि मुख्य फल प्राप्त किए जाते हैं। फलों के बाद फूलों को भी नगरीय क्षेत्रों में काफी मांग रहती है। फूलों की बिक्री में कृषकों को भारी मुनाफा होता है और भारत में जैसे हजारे के फूल, गुलाब, गेंदा आदि की अधिक मांग होती है। धार्मिक दृष्टि से भी और अपने आवास में शोभा बढ़ाने के लिए भी ये फूल रखे जाते हैं। इस प्रकार हमारी कृषि आज समाप्त हुई। कृषि की 9 विधियाँ देखी है हमने इस पाठ के अंतर्गत। तो पहली विधि थी हमारी स्थानांतरण कृषि। फिर उसके बाद देखी हमने आदिम कृषि। आदिम स्थायी कृषि के बाद में हमने देखा जीवन निर्वाह
मिश्रित वाणिज्य कृषि के बाद में देखा हमने बागवानी कृषि, बागवानी के बाद में मिश्रित कृषि, मिश्रित के बाद में दुग्ध कृषि, पृथक कृषि और फलोत्पादन कृषि। तो यहाँ बागवानी कृषि या मिश्रित वाणिज्य अनाज कृषि के बाद में हमने देखा कि मशीन तकनीकी ज्ञान का यहाँ पर विकास बढ़ता ही जा रहा है, यानी ये सभी तकनीकी ज्ञान पर आधारित कृषियाँ हैं। ये चौथे नंबर से स्टार्ट होती है अपनी और यहाँ तक समाप्त होती है। इससे पहले वाली कृषियाँ अकुशल श्रमिकों के लिए भी है, पर ये इनमें सिर्फ कुशल श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है इस प्रकार की कृषि में। उसमें छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ये आदि कार्य भी हम देख सकते हैं, पर इनके अंतर्गत हम ये नहीं देख सकते। इनमें 1 साल के लिए रोजगार उपलब्ध होता है, 1 साल के लिए यह कृषियाँ की जाती है या अधिक वर्षों के लिए ठेके पे ली जाती है। इनकी भूमियों को, किसानों की भूमियों को बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा ठेके पे ली जाती है और नगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। अगला पॉइंट है हमारा खनन।